नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि डीमोनेटाइजेशन के बाद से और खास करके 2019 में जब से 370 एब्रोगेट कर दिया गया है, उसके बाद से जम्मू कश्मीर में काफी हद तक शांति बनी हुई है। अब ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे का एक मेजर रीजन है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद वहां पर से जो नकली नोटों के जरिए यहाँ पर मिलिटेंसी चलाई जाती थी भारत में, खास करके कश्मीर के इलाके में, उसकी रीढ़ की हड्डी उन लोगों की टूट गई। और बाद में जब 2019 में भारत के साथ जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से मिला लिया गया, इंटीग्रेट कर लिया गया, उसके बाद से वहां पर जो विकास कार्य हैं वो भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब वो जो विकास कार्य है वो पूरी तरह से संपन्न नहीं हुए हैं। कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां पर अभी भी पहुंचना बाकी है, लेकिन बाकी जगहों पर सेना काफी आसानी से, स्मूथली और जल्द से जल्द पहुंच सकती है। अब वो जो इलाके हैं जहां पर विकास उतनी तेजी से नहीं हो पाया है वो मेनली माउंटेनस रीजन्स हैं, खास करके जो पीर पंजाल का एरिया है वो वाला, और वो बॉर्डर से काफी नजदीक है। तो उसी के चलते उस पर्टिकुलर रीजन में थोड़ी बहुत घुसपैठ दो तीन की टुकड़ियों में वो लोग कर रहे हैं और छोटे छोटे हमले इधर उधर वो लोग कर पा रहे हैं, लेकिन इसके सामने कोई भी बड़ा हमला वो लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो पिछले काफी लंबे समय से कश्मीर में काफी शांति थी और रिसेंटली ये थोड़ी बहुत एक्टिविटीज मोदी जी के थर्ड टर्म में जो उन्होंने शपथ ली उसके बाद से थोड़ी बहुत एक्टिविटी बढ़ी हो, इस प्रकार का दिखाई पड़ रहा है। अगर इन सब की बात करें तो ये सभी जो भी हमले हुए या जो भी छोटी मोटी टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई हैं जम्मू कश्मीर के इलाके में, उसमें मेनली आतंकवादी ही पाए जाते थे। उसमें नापाक फोर्सेस का कोई भी इंडिविजुअल इन्वॉल्व नहीं दिखता था, तो डायरेक्टली कोई भी लिंक एस्टेब्लिश नहीं हो पाता था। लेकिन पिछले 10 दिनों से नापाक फोर्सेस ने सीज फायर वायलेशन करते हुए 3 बार भारत के अलग अलग रीजन्स में हमला किया है। एक 11 तारीख को किया था उन्होंने, फिर सीज फायर वायलेशन किया उन्होंने 13 तारीख को, और अल्टीमेटली 15 तारीख को सीज फायर वायलेशन किया गया। तो उसी के चलते फ्लैग मीटिंग बुलाई गई थी। उसके ऊपर बाद में आते हैं कि वहां क्या हुआ क्या नहीं। अब इतने लंबे समय के बाद ऐसा क्यों हुआ कि फाइनली नापाक फोर्सेस को इस प्रकार से डायरेक्टली पिक्चर में आना पड़ा? तो उसके पीछे के 2 मेन रीजंस हमको दिखाई पड़ रहे हैं। एक, जब भी वहां पर उनके देश के लोगों का विश्वास उनकी आर्मी और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से उठ जाता है, तब उन लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो लोग भारत के साथ इस प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं और खास करके कश्मीर को अलग करने की बात करते हैं, और वो जो नैरेटिव है उसको और भी अग्रेसिवली आगे बढ़ाते हैं। तो उसी प्रकार का यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है। अब वहां के लोगों का भरोसा उठने का क्या रीजन है? तो रिसेंटली ही एक स्पीच निकल कर आई वहां की पार्लियामेंट से, जहां पर वहां के एमपी ने ये बताया कि बलोचिस्तान का जो रीजन है वो करीब करीब पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जनाब स्पीकर, मेरे इलाके में ऐसे ऐसे एरियाज हैं जिसको फौज ने भी खाली कर दिया है। पुलिस तो खाली कर चुकी थी। बता दूं आपको, ऐवान को बताना चाहता हूं, वो इलाके कि जो पुलिस तो खाली कर चुकी थी लेकिन फौज भी खाली कर चुकी है, और जहां पर जंग हो और पुलिस भी ना हो और फौज भी ना हो, तो वो एरिया किसके कब्जे में होगा और वहां किसका रेट होगा? और दिल पे हाथ रखकर मुझे कहना पड़ता है, इंतहाई दर्द दिल के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आजादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरखास्त को कबूल। कहां खड़े हैं हम लोग? मेरी गुफ्तगू को जज्बाती गुफ्तगू न समझा जाए। मैं जज्बाती बातें नहीं किया करता, लेकिन हकायक तक पहुंचने के लिए पार्लियामेंट को भी पहुंचना होगा और हुकूमत को भी पहुंचना होगा। तो जैसे कि आपने सुना, मौलाना फजलुर रहमान ने खुद ये कहा कि बलूचिस्तान का जो रीजन है वहां पर से नापाक फोर्सेस की जो पकड़ है वो काफी हद तक कम हो गई है। और यहां तक कि उसने ये भी कहा कि 5 से 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर, ऐसे रीजन्स हैं बलूचिस्तान में से जहां पर नापाक सिक्योरिटी फोर्सेस की कोई भी उपस्थिति नहीं है, यहां तक कि वहां पर कोई भी पुलिस वाला भी नहीं है। तो इसी के चलते अगर वो लोग चाहे, बलोच चाहे, तो तुरंत ही उसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं नापाक एडमिनिस्ट्रेशन और नापाक आर्मी से। तो उसी प्रकार से ये खुद वहीं के लोग मानते हैं, वहां का प्रशासन और वहां की आर्मी मानती है कि बलूचिस्तान धीरे धीरे उन लोगों के हाथ से निकलता जा रहा है।
अब उसी प्रकार की घटना हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में भी, जहां पर टीटीपी भी पिछले काफी लंबे समय से काफी एक्टिव है। रेगुलरली खबरें आती हैं कि उन लोगों ने नापाक फोर्सेस के ऊपर हमला किया है और कई सारे नापाक फोर्सेस के जवान मारे जाते हैं। साथ ही में अगर नापाक फोर्सेस की एक्टिविटी वहां पर बढ़ाई जाती है तो दूसरी तरफ से बॉर्डर की दूसरी तरफ से नॉर्थ वजीरिस्तान और उसके आसपास के जो बॉर्डर रीजन है वहां पर से अफगान हमला कर देते हैं। तो उसी तरह से वो जो पूरा पख्तून बेल्ट है जो कि खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होकर बलूचिस्तान के नियरली मिड रीजन तक पहुंचता है, वो पूरा बेल्ट एक्टिवेट हो गया है और वे लोग भी पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहे हैं। वो नैरेटिव भी काफी स्ट्रांगली आगे पुश किया जा रहा है, लेकिन वहां पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी चल रही हैं, तो उसी की वजह से वो तुरंत ही अलग नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जो बलूचिस्तान का पार्ट है वो करीब करीब उनके हाथों से, नापाक फोर्सेस और एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों से छूट गया है। तो उसी के चलते वहां की जो प्रजा है, पूरे देश की, उस पूरी जगह में जो भी लोग हैं, उनका नापाक फोर्सेस से और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से भरोसा तकरीबन उठ चुका है। तो उन्हीं का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए संभवतः उन लोगों ने यहाँ पर उन्होंने एलओसी पर पिछले 10 दिनों से फोर्सेस ने डायरेक्टली एक्टिविटी शुरू कर दी हो, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। साथ ही में ये भी संभावना है कि भारत में वो लोग कोई भी मेजर हमला नहीं करवा पा रहे हैं, कोई भी मेजर टेररिस्ट अटैक नहीं करवा पा रहे हैं। तो उसी के चलते हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशन उन लोगों का बड़ा हो, तो उसी वजह से उन लोगों ने पिछले 10 दिनों में 3 बार सीज फायर वायलेशन किया हो, ऐसा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अब इसके सामने कल वहां पर फ्लैग मीटिंग हुई, भारतीय सेना और नापाक सेना जो है उनके ब्रिगेडियर लेवल की फ्लैग मीटिंग हुई और वहां पर यह बताया जा रहा है कि भारतीय सेना के द्वारा क्लियर अल्टीमेटम दे दिया गया है कि कोई भी गुस्ताखी ना की जाए। अगर गुस्ताखी वो लोग करेंगे, एलओसी पर सीज फायर वायलेशन करेंगे, तो भारत की तरफ से बहुत ही करारा जवाब उनको मिलने वाला है। तो इसी प्रकार से भारत ने ऑलरेडी अल्टीमेटम दे दिया है कि सेना द्वारा कार्रवाई की जाएगी अगर नापाक सेना कोई भी गुस्ताखी करती है तो एलओसी पर। इसके अलावा ये भी संभावनाएं देखी जा रही हैं कि बलूचिस्तान में जो भी गतिविधियां हैं वो भी आने वाले समय में संभव है कि और भी बढ़ सकती हैं। ऑलरेडी वो एरिया काफी एक्टिव है, काफी गर्म है, तो वहां पर जो एक्टिविटीज है वो और भी बढ़ सकती है। ये जो नापाक सेना ने यहाँ पर गुस्ताखी की है उसके चलते, अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो कुछ समय पहले हमने एक शॉर्ट्स शेयर की थी एनएसए अजीत डोवाल जी की, जिसमें उन्होंने कुछ बातें कही थी। सुनिए पहले उन्होंने क्या कहा। Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. There is no nuclear war. तो जैसे कि आपने सुना, अजीत डोवल जी ने एक स्पीच के दौरान ये कहा था कि अगर नापाक कोई भी बड़ा अटैक करवाता है भारत में तो वो दूसरी तरफ बलूचिस्तान खो देगा। तो कहीं ना कहीं ये जो हाल में गतिविधियां हो रही हैं बलूचिस्तान में वो प्रीएम्प्टिवली की जा रही हो, इस प्रकार का दिखाई पड़ रहा है और हो सकता है कि आने वाले समय में वो और भी बढ़ जाए, उसकी जो इंटेंसिटी है वो और भी अप हो जाए, उस प्रकार का दिखाई पड़ रहा है। लेट्स सी हाउ इट गोज। आपको क्या लगता है कि क्या भारत ने उस प्रकार की एक्टिविटीज ऑलरेडी शुरू कर दी है बलूचिस्तान में, और क्या भारत की मदद से ही बलूचिस्तान अलग हो पाएगा या नहीं, ये भी हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। और क्या ये जो बॉल पाकिस्तान के कोर्ट में डाल दिया है भारतीय सेना ने, उसको नापाक सेना किस तरह से खेलेगी, क्या वो कोई भी गुस्ताखी करेगी एलओसी पर या नहीं, ये भी हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। ऐसी खबरें लाने में काफी ही मेहनत लगती है, जैसे कि आप सबको पता है, काफी ही समय लग जाता है, वीडियोस ढूंढने पड़ते हैं, खबरें अलग अलग ढूंढनी पड़ती हैं, एनालाइज करना पड़ता है उनको, और कौन क्या डायरेक्टली कह रहा है, ओवर्टली कह रहा है, ओपनली कह रहा है, और कौन क्या कोवर्टली कह रहा है, या फिर हिडन मीनिंग क्या है उसका, उसको समझने में और उसको आप लोगों तक पहुंचाने में, आपकी भाषा में आप जिस तरह से समझ पाए, उसमें काफी मेहनत लगती है। तो आप सिर्फ एक लाइक करके इस मेहनत को सफल करें। साथ ही में अगर आपको ये खबर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। और क्यूआर कोड दिया है तो सपोर्ट करके प्रोत्साहित करना ना भूलें, ताकि हम लोग विदाउट एनी हर्डल्स कॉन्स्टेंटली ऐसी खबरें और एनालिसिस आप लोगों तक पहुंचाते रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।